दुखद खबर पंजाब से आ रही है कि हमारे बिहारी मजदूर जो रोजी रोटी की तलाश में पंजाब राज्य में जाके मेहनत करते हैं, खून पसीना जलाते हैं, उन्हें मार पीट कर खदेड़ कर भगाया जा रहा है। आर्यभट्ट की भूमि, चाणक्य की भूमि, विद्यापति की भूमि, महावीर, जैन, बुद्ध महावीर की भूमि आज इतनी दयनीय स्थिति में क्यों है? हिंदुस्तान को सर्वाधिक आईएएस और आईपीएस देने वाला राज्य बिहार आज इतना फटेहाल क्यों? इतना लाचार और बेबस क्यों? इतना दुखी और दरिद्र क्यों? जहां सर्वाधिक कुपोषण है बच्चों में। एक सर्वे रिपोर्ट जो भारत सरकार का अधिकृत सर्वे एजेंसी है, उसके मुताबिक 15 से 19 वर्ष की हमारी 66% बेटियां खून की कमी, एनीमिया से जूझ रही है। ये जवानी की दहलीज की अवस्था होती है जब उनकी शादी होती है, उन्हें गर्भ धारण करना होता है, गर्भावस्था में बच्चों को पालना होता है, बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें समुचित पोषण के लिए दूध पिलाना पड़ता है। जब मां खून की कमी से जूझेगी, एनीमिया की शिकार होगी, तो उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा, उनके गर्भ धारण की क्या स्थिति होगी? उनके गर्भ में पलने वाले बच्चों की शारीरिक संरचना, मानसिक विकास की क्या स्थिति होगी? वो कुपोषित पलेंगे गर्भ में और कुपोषित जन्म लेकर के अपाहिज, विकलांग, अविकसित जीवन जिएंगे। ये त्रासदी है बिहार की। 15 से 19 साल की 66% हमारी बेटियां एनीमिया से, खून की कमी से जूझ रही हैं। बाल कुपोषण के मामले में हम दुनिया और हिंदुस्तान में सबसे गए गुजरे हैं। हमारे हुक्मरानों ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। जिस बिहार की चर्चा मैं कर रहा हूं, इस बिहार में कभी अर्थशास्त्र के प्रणेता, शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट ने जन्म लिया था। जहां दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, जहां दुनिया से लोग आकर ज्ञान हासिल करते थे, जहां महावीर, बुद्ध, महावीर, जैन, रणनीति, राजनीति और लोकतंत्र, गणतंत्र को स्थापित करने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले रणनीतिकार चाणक्य जन्म लेते हैं। जहां भक्त कवि विद्यापति अपनी लेखनी से दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उस बिहार को क्या हो गया है? जहां खनिज, लवण, लौह, अबरक, चीनी मिट्टी, कोयला, तांबा, कोबाल्ट, लाइम स्टोन, इन तमाम चीजों का अकूत भंडार है। जिस बिहार की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है दुनिया में, जिस बिहार में हजारों नदियां मीठा पानी लेकर कल कल छल छल बहती है, जहां के लोग मेहनती हैं, हाथ तोड़ने वाली मेहनत, गर्मी
जाड़ा बरसात की परवाह किए बगैर हार तोड़ मेहनत करके निर्माण करने की सलाहियत जिस बिहारी लोगों में है, वह बिहार इतना बदहाल कैसे हो सकता है। हमारा बिहार मजदूर पैदा करके मजदूरी कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए मजदूर सप्लाई करने का हब बनकर रह गया है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का औसत 2,28,000 है। उसकी तुलना में बिहार का प्रति व्यक्ति आय 33,000 के आसपास है, 36,000 के आसपास है। उसमें भी जहां से हम आते हैं, सीतामढ़ी जिला का प्रति व्यक्ति आय 21,931 और बगल का जिला जो नया जिला बना है सीतामढ़ी से, शिवहर, उसका 19,592 है। हम रोजी रोटी की तलाश में कभी आसाम में मारे जाते हैं, कभी तमिलनाडु में काटे जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, आज पंजाब में मारे काटे जा रहे हैं। ये हमारी नीति बन चुकी है। 19-20 में जब दुनिया में कोरोना का कहर चल रहा था, देश में लॉकडाउन लगा था, करीब 3 करोड़ बिहारी प्रवासी मजदूर जिनके घर में बिजली का कनेक्शन काट दिया, मकान मालिक ने पानी का कनेक्शन काट दिया और कहा भागो, हमारा घर छोड़ के भागो, हमारा राज छोड़ के भागो। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में बिहारी 2,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर, 2,500 किलोमीटर, 3,000 किलोमीटर से औंधे मुंह पैदल पांव भागे आ रहे थे अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में। तब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू ने चेतावनी जारी किया था, जो जहां हो वहीं रुक जाओ, बिहार में घुसने नहीं दूंगा। याद करिए बिहारियों, आप औंधे मुंह भागे आए, पैदल पांव भागे आए, कोई रास्ता में भूखा प्यासा मर गया, कोई क्वारंटाइन में बंद कर दिया गया एकांत में, वहां सरगल के मर गया। और पुनः जब भूख की ज्वाला ने मजबूर किया तो उल्टे पांव फिर प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी तलाशने के लिए जाने के लिए मजबूर हो गए। आज आजादी के 78 वर्षों बाद जिस इलाके से हम आते हैं, वहां के आम लोग पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं शुद्ध पीने के पानी की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी बचाने के लिए पानी की बात मैं कर रहा हूं। हमारे एमएलए एमपी बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं ये प्राकृतिक आपदा है, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है। 35-40 वर्षों से बड़े भाई और छोटे भाई का साम्राज्य बिहार में स्थापित है। नित नए सपने परोसे गए, आगरा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर। आज जाति और धर्म के उन्माद में वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है बिहार में। 2005 में जब वर्तमान सरकार आई थी सत्ता शासन में नीतीश बाबू की, तो नीतीश बाबू ने बिहार के आम आवाम को आश्वस्त किया था कि आप बिहार में हमारी सरकार लाइए, हम हालात को बदलेंगे। सरकार बदलो, बिहार बदलेगा, ये स्लोगन था। पलायन को रोकेंगे, बिहार में रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे, कल कारखाने लगाएंगे। 2005 के बाद 20 वर्षों का अरसा गुजर गया। बिहार में कितने उद्योग कल कारखानों का विकास हुआ, रोजगार के कितने अवसर का सृजन किया गया। संयुक्त बिहार में जब बिहार के सत्ता की बागडोर श्री लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में थी, हमारे पास अकूत खनिज संपदाओं का भंडार हुआ करता था। लोहा, कोयला, अबरक, तांबा, चीनी मिट्टी, लाइमस्टोन, क्या नहीं थे हमारे पास। लोहा से लेकर के असीमित संभावना थी बिहार के औद्योगिकरण की।
आपने हमारे बिहार का औद्योगिकरण नहीं किया। राजनीतिक कारणों से राजनेताओं ने बिहार का विभाजन किया कि कुछ हिस्से पर आप शासन करना, कुछ हिस्से पर हमारा सत्ता शासन चलेगा। आज बिहार, जो वर्तमान बिहार है, उसके पास कृषि उत्पाद और कृषि पर आधारित उद्योग की संभावना बच गई है। कृषि उत्पाद आधारित उद्योग को स्थापित करके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स की स्थापना करके और कृषि उत्पाद पर आधारित बाय प्रोडक्ट्स तैयार करके बिहार के सब्जी, फल, अनाज का बाय प्रोडक्ट्स तैयार करके उन्हें प्रिजर्व करके, डेयरी उत्पाद को प्रिजर्व करके, उनका बाय प्रोडक्ट्स तैयार करके उनके लिए बेहतर बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर बिहार के किसानों की, मजदूरों की, यहाँ के आवाम की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है, हमारे जीवन स्तर को बेहतर किया जा सकता है। इस दिशा में कोई कार्यक्रम नहीं है सरकार के पास। नित नए खैरात की योजनाओं का उद्घोष हो रहा है। हम बिहारी खैरातों की खेप बांटने और लूटने में मशगूल हैं। हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है? हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास आईक्यू है, हमारे पास मेधाविता है। हिंदुस्तान में सर्वाधिक आईएएस और आईपीएस बिहार से जाता है। हमारे बच्चे बिहार से बाहर शिक्षा पाने के लिए अभिशप्त हैं। हमारे ही बच्चे, हमारे ही शिक्षक अन्य राज्यों में जाके पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। बिहार में शिक्षा का माहौल का सृजन नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में फिसड्डी है। हम बच्चा पैदा करते हैं मजदूर बनाने के लिए, कुपोषित, अविकसित बच्चे, बीमार बच्चे मजदूर के रूप में तैयार करके हिंदुस्तान और दुनिया के अन्य हिस्सों में हम सप्लाई करते हैं। यही हमारी नियति है, यही हमारी पहचान है। हर जगह अपमान, अवहेलना, जहालत झेलते हैं, मरते हैं, कटते हैं, पिटते हैं, भगाए जाते हैं और फिर रोजी रोटी की तलाश में वहीं जा कर के गिड़गिड़ाते हैं, अपनी मजबूरी, लाचारी पर रोते हैं। क्या हमारे कुछ सपने और अरमान नहीं है? क्या हमें बेहतर जिंदगी जीने का अधिकार नहीं? क्या हम बिहारी हिंदुस्तान के ही अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़े नहीं हो सकते? हमारे अरमान और सपने क्यों मर गए? इसी हिंदुस्तान के जिस पंजाब राज्य में आज बिहारी कामगार और मजदूर मारे काटे पीटे जा रहे हैं, उस पंजाब राज्य को प्रताप सिंह कैरो नाम के एक व्यक्ति ने सजाया, बनाया। उसके आर्थिक समृद्धि की बुनियाद रखी। आज पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार है। जिस तमिलनाडु में हमारे बच्चे, हमारा भाई, हमारा बेटा रोजी रोटी की तलाश में आज जाता है, मरता है, कटता है, मिटता है, खदेड़ा जाता है, भगाया जाता है, अपमान और अवहेलना झेलता है, उस तमिलनाडु को भी के कामराज नाम के एक राजनेता मुख्यमंत्री बनकर सजाया, संवारा, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा किया। इसी एशिया का टापुओं का देश सिंगापुर आज दुनिया का सिरमौर बन रहा है।
हमारा 2,58,000 2,28,000 सालाना पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का जो है, उसकी तुलना में सिंगापुर का पर कैपिटा इनकम $90,000 से ज़्यादा है। एक आम भारतीय की तुलना में एक सिंगापुरियन 32 गुना ज़्यादा अमीर है। वहाँ LKY नाम का एक नेता 30 वर्षों में कायाकल्प किया और वर्तमान विकसित सिंगापुर की बुनियाद रखी। उस सिंगापुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को संचित करके और बड़े बड़े वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा करके 150 तरह के वैज्ञानिक टेस्ट के द्वारा सबसे शुद्ध और हाइजेनिक पानी सिंगापुर अपने देश के नागरिकों को पिला रहा है। हमारे राजनेता सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराते जाते हैं, लेकिन सिंगापुर के जीवन स्तर को LKY ने कैसे ऊंचा उठाया, उनका पर कैपिटा इनकम कैसे ऊंचा उठा, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां की इतनी उन्नत कैसे हुई, इससे सबक नहीं लेते। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार अपने आंख और दिमाग का इलाज कराने लंदन जाते, बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के 35-40 वर्षों में एक मॉडल हॉस्पिटल बिहार में विकसित नहीं कर पाए। वो सबक नहीं लेते। किसी न किसी नेता ने लंदन को और सिंगापुर को विकास का हब बनाया है। हम भी अपने राज्य को उस मानदंड पर खड़ा करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय को उन्नत करें, विकसित करें और अपने राज्य को भी खुशहाल बनाएं। ये उनके कार्यक्रमों में शुमार नहीं है। जब वोट की बारी आती है तो खैरातों की बरसात होती है। बिजली फ्री, 10,000 रुपया लो वोट दो, 1100 पेंशन खाओ वोट दो, किसी को 5,000 का महीना वकील साहब को दो वोट लो, विकास मित्र को 25,000 का लैपटॉप खरीद के दे दो वोट लो। तो वोट लेने के लिए चुनाव के ऐन वक्त खैरातों की खेप पब्लिक को दे करके, उनका वोट लेकर के, फिर बिहार को उनकी जहालत पर, उनकी गरीबी पर, उनकी लाचारी पर, उनकी बेबसी पर रोने के लिए अभिशप्त छोड़ देना। ये प्रोग्राम है आपके राजनेताओं का। मैं बिहार की आम आवाम से मुखातिब हूँ, जिन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके सत्ता शासन मिलेगा, जिन्हें खैरातों की खेप की घोषणा करके सत्ता शासन मिलेगा, वो कभी भी कोई दीर्घकालिक कार्यक्रम नहीं चलाएंगे आपके जीवन स्तर को उठाने के लिए। आपको रोजगार का अवसर कैसे मिले, आपकी शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ कैसे हो, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कैसे हो, आपके राज्य में रोजगार के अवसर का सृजन कैसे हो, बिहार में भी कल कारखाने, उद्योग धंधा लगे, इस पर कभी फोकस नहीं करेंगे आपके राजनेता, क्योंकि आपकी मांग ये नहीं है, आपकी प्राथमिकता ये नहीं है। जिस राज्य की जनता सिर्फ जाति धर्म की कुंठा, जातीय नफरत और धार्मिक उन्माद के बहाव में नालायक नेताओं को सत्ता सौंपेगी, MLA MP चुनेगी, मुख्यमंत्री बनाएगी, उस राज्य की जनता को कभी तमिलनाडु में, कभी बंगाल में, कभी आसाम में, कभी महाराष्ट्र में कटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लुटना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा और पशुओं की तरह से जीना पड़ेगा। मैं याद करता हूं 19-20 के कोरोना काल को, लॉकडाउन पीरियड को, जब भेड़ बकरी की तरह से प्रदेशों से बिहारी प्रवासी मजदूर
जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में भागे आ रहे थे और सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं था आपके जीवन स्तर को उठाने के लिए, आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकार के पास आवश्यक दवाएं नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी को कार्यान्वित करने के लिए हैंड्स नहीं थे, नर्सेस नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ऑपरेशन थिएटर्स नहीं थे। सरकार ने हाथ उठा दिया था, तब भी आपने पूर्ववर्ती सरकार को फिर से मैंडेट देकर सत्ता शासन में लाने का काम किया, आपने बदलने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान के जो भी विकसित राज्य है वहाँ 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता बदलने के लिए होती है। हमारे भारत के संविधान में हर 5 वर्ष पर चुनाव का प्रावधान क्यों है? ताकि विगत 5 वर्षों में सरकार ने, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलए-एमपी ने जो कार्य किए उसकी समीक्षा हम करें। यदि हमारे लिए हितकारी है, हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में, हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाने में, हमारी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं को ठीक ठाक करने में, अमन चैन बहाल करने में, सड़क सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने में हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, हमारे प्रतिनिधि अच्छा काम किए हैं, तो हम उसे पुनः मौका देंगे। और यदि इन मानकों पर हमारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार फिसड्डी साबित हुई तो हम बदल देंगे। हमारी माँ बहनें रोटी बनाती हैं, एक नियत समय के बाद उसको पलट देती हैं, वरना रोटी जल जाएगी। 5 साल पर चुनाव होने का प्रावधान हमारे संविधान में इसलिए किया गया है कि हम गुण दोष के आधार पर अपने जनप्रतिनिधि को, अपनी सरकार को बदलें। हम 15 साल 20 साल एक सरकार को ढोए जा रहे हैं, जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म मजहब के उन्माद में बहे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, आम पब्लिक पार्टी के प्रति मेहरबान क्यों है? आम पब्लिक जाति के नाम पर वोट क्यों करती है? जिस नेता को आप वोट देते हैं जाति और पार्टी के नाम पर, वो अपने समाज के कमजोर व्यक्ति के बच्चों के पठन पाठन, उनके इलाज, उनके बेहतर जिंदगी के बारे में कितना चिंता करते हैं? कौन नेता है जो अपने जाति के कमजोर बच्चों के पढ़ाई पर, उनके इलाज पर, उनके जिंदगी को बेहतर करने पर अपनी निजी दौलत लुटाते हैं? एक नेता का नाम बोलिए। अपनी अपनी जाति के ठेकेदार बहुत सारे राजनेता हैं बिहार में। यदि अपनी अपनी जाति के आम लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी निजी दौलत का 10% 5% भी लुटा देते तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती थी और खुशियाँ लौट सकती थी। ये राजनेता सिर्फ वोट लेने के लिए जाति के शिगुफा का इस्तेमाल करते हैं, धर्म के उन्माद के आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट लेकर आपको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। राजनेता पार्टी ऐसे बदलते हैं जैसे एक व्यक्ति कपड़ा बदलता है। कौन नेता किस पार्टी के प्रति कमिटेड है? सुबह में इस पार्टी, शाम में उस पार्टी, दिन में इस पार्टी में तो रात में उस पार्टी में, आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। जिस लालू यादव को पशुपालन घोटाला में सजायाफ्ता कराया नीतीश बाबू ने, उस नीतीश बाबू के साथ गलबैया करके लालू जी सरकार 2 बार बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? जिस बीजेपी का भूत दिखाकर बिहार में राजद कमजोर वर्गों का, अकलियत का वोट लेती रही है, उस बीजेपी के 39 विधायकों के समर्थन से 1990 में लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कि नहीं बने थे? क्या 1989 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बीजेपी के समर्थन से बनी थी कि नहीं बनी थी? क्या उस सरकार का हिस्सा लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे?
कभी नीतीश कुमार जी बीजेपी को अछूत कहते हैं, तो कभी राजद को आतताइयों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का दल कहते हैं। और नीतीश जी बीजेपी के साथ भी मजा लेते हैं और राजद के साथ भी सत्ता का मजा लेते हैं। तो इन राजनेताओं की कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई वसूल और सिद्धांत नहीं है। उनका धर्म और फर्ज होना चाहिए, जिस पब्लिक से वोट लेके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचते हैं उनकी शैक्षणिक दशा कैसे सुधरेगी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कैसे उपलब्ध कराई जाए, उन्हें शांति सुरक्षा का बोध कैसे कराया जाए, उद्योग कल कारखाना और रोजगार के अवसर का सृजन करके उन्हें रोजी रोटी कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनके पर कैपिटा इनकम का स्तर कैसे उठाया जाए, दुनिया के विकास की रेस में बिहार के आम आवाम को कैसे खड़ा किया जाए, ये कार्यक्रम किसी बिहारी नेता के पास नहीं है। आपके पास, बिहारी लोगों के पास, बिहार के आम आवाम के पास विकल्प है। सामने चुनाव की घड़ी है। जिसने आपको दगा दिया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जो आपको जहालत में छोड़ दिया है, जो आपके बच्चों को दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में जा कर के मरने मिटने कटने के लिए मजबूर कर रहा है, उस सरी गली व्यवस्था को बदलो। एक काबिल, एक होनहार, एक प्रोमिसिंग पर्सनालिटी को अपना जनप्रतिनिधि चुनो। समाज जानता है आपके समाज का कौन व्यक्ति कितना काबिल है, कौन आपके सेवा में, आपके दुख सुख में, आपकी बेहतरी के लिए संघर्ष करता है। समाज आईना है, समाज के पास सारा डाटा और खाका होता है। जाति धर्म के उन्माद में पार्टी के नाम पर, टिकट के नाम पर अपने काबिल कार्यकर्ता, अपने जनसेवक कार्यकर्ता की आप बलि चढ़ाते हैं और नालायक जनप्रतिनिधि को वोट देकर के आप सत्तारोहण कराते हैं। इसलिए आप बदहाल हैं, इसलिए आपकी आवाज़ कोई नहीं बनना चाहता। इसलिए आज ऐन वक्त है, पंजाब में कटने मिटने वाले, लूटने वाले बिहारी मजदूर अपने घाव को हरा रखो, अपने जख्म को कुरेद के रखो। चंद दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। आपको जिसने जहालत में धकेला है, जिसने आपको बेरोजगार किया, बदहाल किया, जिन्हें आपको पढ़ने से वंचित रखा, जिस व्यवस्था ने, जिस राजनेता ने आपको मजदूर, लाचार, बेबस बनाकर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आसाम, महाराष्ट्र में मार खाने के लिए, लूटने के लिए, पिटने के लिए, अपमानित होने के लिए मजबूर किया है, उसे बदला लेने का वक्त है। ये मुझे महाभारत काल याद आ रहा है। महाभारत काल में सुयोग्य पांडवों को तिरस्कार करके, अपमानित करके, अवहेलित करके सत्ता से दूर रखा गया और नालायक दुर्योधन को युवराज बनाया गया, सत्ता की चाबी दी गई। तो हस्तिनापुर का संपूर्ण विनाश हुआ था। झूम झूम के रामायण महाभारत पढ़ने वाले बिहारी अपने जख्म को ताजा करो, अपनी दुखती रग को खुद सहलाओ और आपको गरीबी, लाचारी, बेबसी और जहालत में धकेलने वाले राजनेताओं से बदला लो। अपने समाज के काबिल बेटा को ताकत दो, जिसके पास विजन है, रोड मैप है, आपके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसके पास सोच है, कार्यक्रम है, जो अपने जिंदगी के कीमती समय, अपनी जवानी आपकी खुशियों के लिए लुटाता है और रात दिन आपकी खुशहाली की चिंता करता है। जब तक आप काबिलियत, योग्यता,
जन सरोकार, जन कल्याण के प्रति दीवानगी को मानक बना करके काबिल जनप्रतिनिधि का, योग्य जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक आपकी परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। अब तो पानी सर से ऊपर बह रहा है। 12 सितंबर 2013 को इस देश में खाद्य सुरक्षा कानून तत्कालीन सरकार ने लागू कर दिया था और उसी कानून के तहत आपको रियायत दर पर खाद्यान्न कोई भी सरकार उपलब्ध कराती है और कराती रहेगी। जो चोर बेईमान राजनेता हैं वो आप पर एहसान जताते हैं कि आपको 5 किलो अनाज देते हैं, हमारी सरकार बदल जाएगी तो आपको 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा। आप पूछो उनसे कि यह खाद्य सुरक्षा कानून 12 सितंबर 2013 को तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने कानूनी जामा पहनाया था और उस कानून के तहत हमें 5 किलो अनाज प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जाता है। 80 करोड़ भारतीयों को उसी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 5 किलो अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। 80 करोड़ भारतीयों को उसके मुंह का निवाला छीन करके खाद्य सुरक्षा कानून को खत्म करने की औकात किसी सरकार के पास कभी नहीं होगी। कोई भी सरकार आएगी तो ये योजना बंद अब नहीं होने वाली, क्योंकि ये संविधान सम्मत अधिकार है। आम भारतीयों का राइट टू लिव, जीने का अधिकार हमारा संविधान सम्मत अधिकार है और उसी संवैधानिक अधिकार के दायरे में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने हमें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, जिसे कोई भी सरकार आएगी जाएगी बंद नहीं कर सकती है। इसलिए आम आदमी को, निरीह लोगों को यह कह के डराना कि हमारी सरकार है तब आपको इस योजना का लाभ मिलता है, हमारी सरकार चली जाएगी तो योजना बंद हो जाएगी, इस प्रकार के गैर जवाबदेह, स्तरहीन, भ्रामक प्रचार करने वालों से आपको सावधान होने की जरूरत है। आपके पास लेखा जोखा है, कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, कौन चोर चोट्टा बेईमान है, किसको आपने सत्ता शासन दिया तो आपके साथ वायदा खिलाफी किया है, कौन आपके वोट से सत्ता शासन पाकर मोटा तगड़ा हो गया, महल अट्टालिकाएं खड़ा कर लिया, यहां से लेकर पटना दिल्ली तक अकूत दौलत अर्ज करके खुद अमीर हो गया और आपको जहालत में छोड़ दिया, मजदूर और मजबूर करके राज्य से बाहर, कभी आसाम में, कभी बंगाल में, कभी तमिलनाडु में, कभी महाराष्ट्र में, अब पंजाब में मरने के लिए, मिटने के लिए, कटने के लिए और बेइज्जत होने के लिए कौन मजबूर किया है? जिसके हाथ में सत्ता शासन आपने 35-40 सालों से दिया, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस हाल में छोड़ दिया है। इसलिए उनसे आप निकलिए बाहर। आपको इस हालत में धकेलने वालों से आपको मोह भंग करना पड़ेगा। जाति, पार्टी, धर्म, मजहब के उन्माद में यदि ऐसे नालायकों को फिर आप सत्ता शासन में लाएंगे और योग्य, काबिल, जन कल्याण, जन सरोकार को समर्पित हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की तिलांजलि देंगे, अवहेलना करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो आपके हालात नहीं सुधरेंगे, आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। आपको यूं ही अन्य राज्यों में जाकर के रोजी रोटी की तलाश में लात घुसे खाने होंगे, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। इसलिए आपके घर में भी रोटी की व्यवस्था है। बिहार में कृषि उत्पाद और कृषि पर आधारित उद्योग, कल कारखानों का विकास करना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके कृषि उत्पाद का बाई प्रोडक्ट्स तैयार करके चिलिंग प्लांट्स, मछली उत्पादन
के लिए चिलिंग प्लांट्स, दुग्ध उत्पादन, डेयरी उत्पादन के लिए चिलिंग प्लांट्स, सब्जी उत्पादन के लिए कोल्ड स्टोरेज, फ्लोरिकल्चर, फल उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं हम। हमारे पास सोना उगलने वाली मिट्टी है, सिंचाई के लिए मीठे पानी को ढोने वाली नदियों का संजाल है। हम अपने राज्य को अपने संसाधनों से, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, हम अपने मेहनत से, अपने उपलब्ध संसाधनों से अपने राज्य को खुशहाल बना सकते हैं, रोजगार के अवसर का सृजन कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सत्ता की बागडोर एक कुशल शिल्पी के हाथ में आपको देना पड़ेगा। जैसे प्रताप सिंह कैरो पंजाब का आर्किटेक्ट बनकर के आज विकसित पंजाब का आधारशिला रखा, जैसे के कामराज ने शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में क्रांति ला करके तमिलनाडु को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला के खड़ा किया, वैसे बिहार में भी आपके पास काबिल बेटा है। अपने काबिल बेटा को, अपने योग्य प्रतिनिधि को आप पहचाने, उनके हाथ में आप सत्ता दे, शासन दें, उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाए, तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती है और बिहार भी अपने खोए हुए गौरवान्वित इतिहास को दोहरा सकता है। ये आर्यभट्ट की भूमि है, जहां शून्य का आविष्कार करके, अर्थशास्त्र का अनुसंधान करके दुनिया को अंक गणित से अवगत कराया था आर्यभट्ट ने। इस धरती पर चाणक्य जैसे रणनीतिकार भी पैदा होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मेधावी भी पैदा होते हैं। नीति, धर्म, समानता, ढोंग पाखंड के खिलाफ शंखनाद करने वाले महात्मा बुद्ध की भी कर्म भूमि है। शांति का संदेश देने वाले महावीर जैन की भी ये कर्म भूमि है। विद्यापति जैसे भक्त कवि, श्रृंगार कवि का भी कर्म भूमि है बिहार। घाघ कवि जैसे पर्यावरणविद का भी यह कर्म भूमि है। इसलिए अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं की विरासत है बिहार, और दुनिया में गणतंत्र की बयार बिहार के ही लिच्छवी गणराज्य से बहा था। तो गणतंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी की जननी भी बिहार है। बिहार बदहाल, कंगाल, लाचार, बेबस नहीं हो सकता। बिहार को जिन्होंने जहालत में, लाचारी, बेबसी में धकेला है, उनसे बदला लेने का मौका है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। आप अपने दुश्मन को पहचाने, उन्हें रिजेक्ट करें और एक काबिल बेटा को, योग्य प्रतिनिधि को पार्टी, जाति, धर्म जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके अपने मत की ताकत से सत्ता शासन में पहुंचाएं। वही शिल्पी बन करके आपकी तकदीर, तस्वीर बदलेगा। बिहार के जीवन स्तर को, बिहार के पर कैपिटा इनकम को, बिहार में रोजगार के अवसर को सृजित करके एक खुशहाल, बेहतर बिहार बनाने की जवाबदेही एक काबिल, एक योग्य बेटा के हाथ में आप दीजिए। योग्य प्रतिनिधि का चुनाव कीजिए। चंद दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आप आईना हैं, समाज आईना है। कौन कितना अच्छा, कौन कितना सच्चा, कौन कितना लायक, कौन कितना नालायक, आप सभी कुछ जानते हैं। इसलिए सीने पर हाथ रख करके एक बार ईमानदार पहल करिए। अच्छे, सच्चे, योग्य व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाइए। तब आपके अच्छे दिन आएंगे, तब आपके हालात और आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आपके बच्चे कुपोषण युक्त, अपाहिज जन्म नहीं लेंगे और मजदूर बनकर के अन्य राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में धक्का खाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ये सारी जवाबदेही, ये सारे दारोमदार
बिहारियों के हाथ में है कि आज तक जो आपने गलतियां की, आपने आज तक जो जाति पार्टी धर्म मजहब के उन्माद में नलायकों के हाथ में सत्ता सौंपने का काम किया, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। इसलिए बेहतर बिहार, बेहतर परिहार और विकसित बिहार, रोजगार युक्त बिहार, बिहार में ही रोजगार के अवसर का सृजन करने वाला जनप्रतिनिधि, एक कुशल राजनेता जिसके पास बिहार को विकसित करने का रोड मैप हो, विजन हो, वैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव पार्टी जाति धर्म की वर्जनाओं को तोड़ करके आप करेंगे तो निश्चय ही आपको बेहतर परिहार और बेहतर बिहार मिलेगा। मैं दुखी हूँ, द्रवित हूँ, इसलिए मेरी किसी बात से, किसी भाषा से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने भावनाओं के आगोश में सच्चाई को उद्धृत किया है, इसलिए सच्चाई को आप भी आत्मसात करें और बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए बेहतर जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, बदलाव करें, बेहतरी के लिए, चेंज फॉर बेटरमेंट। धन्यवाद।